जब भी हम डायनासोर्स के बारे में सोचते हैं, हमारे माइंड में एक आइकॉनिक इमेज बनती है। कोई जायंट, स्केली मॉन्स्टर जो जंगल में घूम रहा है, अपनी जोरदार दहाड़ से पूरी धरती हिला देता है। मूवीज और बुक्स ने हमेशा हमें यही दिखाया कि डायनासोर्स बड़े, डरावने और रेप्टाइल जैसे थे। शार्प टीथ, मजबूत क्लॉज और पूरी बॉडी पर हार्ड स्केली स्किन। ये थी वो तस्वीर जो हमारे जहन में बस गई थी। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू ये पिक्चर अधूरी है? इमेजिन करो वही टेरिफाइंग डायनासोर्स, लेकिन उनके शरीर पर रंग बिरंगे सॉफ्ट फेदर्स लगे हों। कुछ उड़ने वाले, कुछ सिर्फ शो ऑफ करने वाले, कुछ छोटे, कुछ इतने बड़े कि उड़ान पॉसिबल ही नहीं थी, फिर भी फेदर्ड। ये है डायनासोर्स की वो सच्चाई जो पिछले कुछ दशकों की फॉसिल डिस्कवरीज और मॉडर्न साइंस ने रिवील की है। एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ डरावने मॉन्स्टर्स नहीं, बल्कि एवोल्यूशन के ऐसे शानदार मास्टरपीसेस थे जिन्होंने पंखों को अपनाया और दुनिया को बदल दिया। आर्कियोप्टेरिक्स, द फर्स्ट फेदर्ड क्लू। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1861 में। जर्मनी के एक लाइमस्टोन क्वारी में मिला एक ऐसा फॉसिल जिसने उस वक्त की पूरी पेलियोंटोलॉजी की दुनिया हिलाकर रख दी। ये एक छोटे से क्रीचर का स्केलेटन था, और हैरानी की बात यह थी कि उसके पंख थे, फेदर्स थे, लेकिन साथ ही उसमें डायनासोर्स वाले फीचर्स भी थे, जैसे शार्प टीथ, क्लॉज और एक लंबी रेप्टाइल जैसी टेल। साइंटिस्ट शॉक्ड रह गए, क्योंकि ये जीव ना तो पूरी तरह से बर्ड लग रहा था और ना ही पूरी तरह डायनासोर। यह एक पजल की तरह था। इसका नाम रखा गया आर्कियोप्टेरिक्स। ये था वो पहला क्लियर सबूत, वो यूनिक क्रीचर जो दो वर्ल्ड्स के बीच फंसा हुआ था, बर्ड्स और डायनासोर्स के बीच का पहला नॉन एवोल्यूशनरी ब्रिज। उस वक्त ये आइडिया ही इतना रेवोल्यूशनरी और शॉकिंग था कि शायद बर्ड्स की ओरिजिन डायनासोर से हुई है। कई साइंटिस्ट ने शुरू में इसे मानने से रिफ्यूज कर दिया, इसे एक फ्लूक बताया या किसी और जीव का गलत आइडेंटिफाई किया गया फॉसिल कहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में और डिस्कवरीज होती गईं, आर्कियोप्टेरिक्स का इंपॉर्टेंस और भी स्ट्रांग होता गया। इस अकेले फॉसिल ने पहली बार ये क्लियरली साबित किया कि डायनासोर्स और बर्ड्स के बीच एक डायरेक्ट एवोल्यूशनरी लिंक है। और यह फेदर्ड डायनासोर रेवोल्यूशन का पहला सबसे इंपॉर्टेंट कदम था। जेहोल बायोटा द फेदर्ड जैकपॉट। आर्कियोप्टेरिक्स की खोज के करीब 130 साल बाद 1990 के दशक में पेलियोंटोलॉजी को मिला एक और भी बड़ा जैकपॉट, चाइना का नॉर्थ ईस्ट रीजन, जहां से अनकवर हुआ एक एंशिएंट इकोसिस्टम जिसे साइंटिस्ट जेहोल बायोटा कहते हैं। ये जगह वाकई एक गेम चेंजर साबित हुई, क्योंकि यहाँ के फॉसिल्स इतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी रूप से प्रिजर्व थे कि हड्डियों के अलावा उनके साथ सॉफ्ट टिश्यूज, यहाँ तक कि फेदर इंप्रेशंस और उनके माइक्रोस्ट्रक्चर तक मिले। इसने साइंटिस्ट को डायनासोर्स के बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स और उनके फेदर्स के बारे में अनएक्सपेक्टेड जानकारी दी। और यहीं जेहोल बायोटा से आया वो डायनासोर जिसने फेदर्ड डायनासोर कॉन्सेप्ट को पूरी तरह एस्टैब्लिश कर दिया। एक छोटा, जमीन पर चलने वाला डायनासोर, साइनोसोरॉप्टेरिक्स। उसकी पूंछ और पीठ पर फाइन हेयर लाइक फिलामेंट्स मिले, जो बिल्कुल शुरुआती फेदर्स जैसे दिखते थे। इस डायनासोर के पास उड़ने के लिए विंग्स नहीं थे, फ्लाइट का कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन ये इस बात का अनडिनाइबल प्रूफ था कि डायनासोर्स फेदर्ड थे, भले ही वो उड़ते ना हों। साइनोसोरॉप्टेरिक्स ने साफ तौर पर दिखा दिया कि फेदर्स का पर्पस सिर्फ उड़ान भरना नहीं था, बल्कि शायद इंसुलेशन, कैमोफ्लाज और डिस्प्ले जैसे कामों के लिए भी ये इवॉल्व हुए थे। जेहोल बायोटा और चाइना से और भी अमेजिंग फॉसिल्स लगातार मिलते गए। हर नए स्पीसीज के साथ ये बात और स्ट्रांग होती गई कि फेदर्स सिर्फ कुछ पर्टिकुलर डायनासोर्स तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि शायद ये उस समय की डायनासोर्स की दुनिया में बहुत कॉमन थे। यहाँ से शुरू हुई फेदर्ड डायनासोर रेवोल्यूशन की दूसरी और ज्यादा वाइड स्प्रेड वेव। अब सिर्फ आर्कियोप्टेरिक्स नहीं, dozens of species across various dinosaur groups were showing clear signs of feathers. यूटिरनस जायंट विद फेदर्स। अब तक शायद हम मान रहे थे कि फेदर्स सिर्फ छोटे डायनोस के पास होते थे, वे जो पेड़ों पर रहते थे या जमीन पर छोटे शिकार का पीछा करते थे। बड़े मांस खाने वाले जानवर शायद स्केली और डरावने ही होते होंगे, लेकिन फिर एंट्री हुई एक ऐसे डायनासोर की जिसने इस पूरी सोच को दोबारा रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया। उसका नाम था यूटिरनस हुआली। ये करीब 9 मीटर लंबा,
यानी एक स्कूल बस जितना लंबा एक बहुत बड़ा प्रेडेटर था, और इसकी बॉडी पर मिले हैं क्लियर फेदर ट्रेसेस। इमेजिन करो एक ऐसे जायंट शिकारी की जो शायद टायरानोसोरस रेक्स जैसा दिखता हो, लेकिन पूरी तरह डेंस फेदर्स या फर जैसी कवरिंग के साथ हो। यूटिरनस ने फाइनली साबित किया कि फेदर्स के एवोल्यूशन और उन्हें रखने के लिए बॉडी साइज कोई लिमिट नहीं थी। फेदर्स सिर्फ उड़ने वालों के लिए ही नहीं थे, बल्कि इतने बड़े क्रीचर्स के लिए भी ये इंसुलेशन, डिस्प्ले और शायद इंटिमिडेशन के लिए काम आते थे। इस डिस्कवरी के बाद बेपियाओसॉरस, डिलोंग और फेदरी रैप्टर्स जैसी और भी कई स्पीसीज मिली, जिन्होंने इस बात को और स्ट्रॉन्ग किया कि फेदर्ड डायनासोर शायद एक्सेप्शंस नहीं, बल्कि उस दौर में नॉर्मल थे। ये डिस्कवरीज दिखाती हैं कि जिन बड़े प्रेडेटर्स को हम फिल्मों में सिर्फ स्केली और स्केरी देखते हैं, वे भी रियलिटी में फेदर्ड, कलरफुल और शायद कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्सप्रेसिव रहे होंगे। माइक्रोरैप्टर, एंकियोर्निस एंड वेलोसिरैप्टर। अब मिलते हैं कुछ और ऐसे फैसिनेटिंग फेदर्ड डायनासोर्स से जो देखने में छोटे थे, लेकिन उनकी डिस्कवरीज ने डायनासोर्स और बर्ड्स के कनेक्शन पर और लाइट डाली। सबसे पहले आता है माइक्रोरैप्टर, एक बहुत छोटा 4 पंखों वाला डायनासोर जिसके आर्म्स और लेग्स दोनों पर लंबे फेदर्स थे। यस, ये लिटरली एक लिविंग ग्लाइडर था, जैसे कोई प्री हिस्टोरिक फ्लाइंग स्क्विरल या विंग सूट पहना हुआ हंटर। माइक्रोरैप्टर जंगल की ऊंची शाखाओं से जंप करके ग्लाइड करता था। ये शिकार पर अचानक हमला करने या पेड़ों के बीच इजीली मूव करने का एक स्मार्ट तरीका था। इसके बाद आता है एंकियोर्निस। इसका फॉसिल इतना अमेजिंगली वेल प्रिजर्व्ड मिला कि साइंटिस्ट ने इसके फेदर्स का कलर पैटर्न तक आइडेंटिफाई कर लिया। स्टडीज से पता चला कि इसके पंख काले, सफेद और लाल हाइलाइट्स वाले थे। ये एक कलरफुल छोटा क्रीचर था जो शायद मेटिंग के लिए अपने अट्रैक्टिव रंग दिखाता था। इसने दिखाया कि फेदर्स सिर्फ सिंपल नहीं थे, बल्कि उनमें कॉम्प्लेक्स कलर पैटर्न्स भी थे। और अब बात करते हैं सबसे फेमस नाम की, वेलोसिरैप्टर। मूवीज ने हमें दिखाया एक टेरिफाइंग, बड़ी और पूरी तरह स्केली बीस्ट, लेकिन रियलिटी इससे काफी डिफरेंट थी। असल वेलोसिरैप्टर उतना बड़ा नहीं था जितना मूवीज में दिखाया जाता है। ये छोटा, लीन, एजाइल और पूरी तरह फेदर्ड था। इसके आर्म्स पर क्विल नॉब्स के निशान मिले हैं। ये वो छोटी बोन्स होती हैं जहां फेदर्स जुड़े होते हैं। ये साफ बताते हैं कि इसके पास प्रॉपर फ्लाइट फेदर्स जैसे बड़े पंख थे। हो सकता है कि अपने साइज की वजह से वो पूरी तरह से उड़ नहीं सकता था, लेकिन ये फेदर्स उसे रनिंग में बैलेंस बनाने, डायरेक्शन चेंज करने और शायद जंप या अटैक के वक्त थोड़ी लिफ्ट देने में मदद करते थे। ये फेदर्स डिस्प्ले या दूसरों को डराने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते थे। सो नेक्स्ट टाइम कोई जुरासिक पार्क देखो तो सोचना, वो वर्जन रियलिटी से बहुत दूर, सिर्फ हॉलीवुड का इमेजिनेशन था। रियल वेलोसिरैप्टर वो था एक बेहद फास्ट और क्लेवर फेदर्ड हंटर, जैसे कोई जमीन पर दौड़ने वाला बर्ड ऑफ प्रे, लेकिन जमीन पर हाई स्पीड चेस करने के लिए बना हुआ। डायनासोर्स विद स्टाइल, काइहोंग, जेन्युइन लॉन्ग एंड एम्बोप्टेरिक्स। फेदर्ड डायनासोर्स की दुनिया सिर्फ साइज या शिकार तक लिमिटेड नहीं थी, इनमें स्टाइल और एक्सपेरिमेंटेशन भी खूब था। अब मिलते हैं काइहोंग जूजी से, एक ऐसा डायनासोर जिसने अपनी डिस्कवरी से पूरी पेलियोंटोलॉजी को सरप्राइज कर दिया। काइहोंग का मतलब होता है रेनबो, और ये नाम बिल्कुल सही था। इसके फेदर्स में मेटालिक शाइनी कलर्स थे, बिल्कुल वैसे जैसे आज के हमिंग बर्ड्स या पीकॉक्स के पंखों में दिखते हैं। थिंक अबाउट दैट, एक लगभग 6 फुट लंबा डायनासोर, लेकिन फुल ऑन डिस्को जैकेट पहने हुए। काइहोंग ने दिखाया कि कुछ डायनासोर्स शायद अपनी ब्यूटी और कलर्स का डिस्प्ले भी करते थे। और फिर आता है जेन्युइन लॉन्ग, एक बड़ा ब्रॉड विंग्ड रैप्टर टाइप डायनासोर जो शायद उड़ नहीं सकता था, लेकिन उसके फेदर्स इतने लंबे और मैजेस्टिक थे कि वो बस खड़े खड़े भी शानदार दिख सकता था, शायद डिस्प्ले के लिए। और सबसे यूनिक था एम्बोप्टेरिक्स लॉन्गिब्राकियम। इसने उड़ने के लिए फेदर्स का ट्रेडिशनल रास्ता नहीं चुना, बल्कि बैट्स की तरह मेम्ब्रेन विंग्स डेवलप किए। यह दिखाता है कि एवोल्यूशन कितने अलग अलग डायरेक्शंस में एक्सपेरिमेंट कर सकता है। ये सब एग्जाम्पल साफ करते हैं दोस्तों, डायनासोर्स सिर्फ हंटर्स या मॉन्स्टर्स नहीं थे, वो थे इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल, स्ट्रेंज, डाइवर्स और एक्सप्रेसिव क्रीचर्स, जिन्होंने फेदर्स और उड़ान के साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। हाउ फ्लाइट इवॉल्व, ट्रीज डाउन वर्सेस ग्राउंड अप। तो अब ये बड़ा सवाल उठता है, इन फेदर्ड डायनासोर्स में से उड़ान भरना किसने और कैसे शुरू किया?
फेदर्स तो पहले से थे, लेकिन उनसे उड़ना कैसे आया? साइंस में इस बारे में दो मेजर थियोरीज हैं। पहली है ट्रीज डाउन थियोरी। इस थ्योरी के मुताबिक कुछ छोटे फेदर डायनासोर्स जैसे माइक्रोरैप्टर या एंकियोलस जो पेड़ों पर रहते थे, ऊंची ब्रांचेस से जंप करते थे और अपने फेदर्स की मदद से ग्लाइड करके नीचे आते थे। टाइम के साथ उनके फेदर्स ने पैराशूट और ग्लाइडिंग में मदद की और धीरे धीरे रिपीटेड जंप और ग्लाइड करने की प्रोसेस से उन्होंने फ्लैपिंग फ्लाइट की एबिलिटी डेवलप कर ली। दूसरी थ्योरी है ग्राउंड अप थ्योरी। ये मानती है कि कुछ फास्ट रनिंग डायनासोर्स जमीन से ही जंप करते थे, शायद शिकार का पीछा करते हुए या हंटर से बचते हुए, और हवा में बैलेंस बनाने के लिए अपने फेदर्ड आर्म्स फड़फड़ाते थे। फेदर्स ने उन्हें जंप के दौरान एक्स्ट्रा लिफ्ट, स्टेबिलिटी और कंट्रोल में मदद की। धीरे धीरे यही रिपीटेड फ्लैपिंग मोशन असली उड़ान में बदल गई। अब कौन सी थ्योरी पूरी तरह सही है? शायद दोनों में सच्चाई है, क्योंकि एवोल्यूशन का कोई एक सीधा रास्ता नहीं होता। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हो सकता है कि अलग अलग डायनासोर ग्रुप्स ने अलग अलग तरीकों से उड़ान डेवलप की हो। कभी ट्री से जंप करके ग्लाइड से शुरुआत की हो, कभी जमीन से जंप करके फ्लैपिंग सीखी हो, या शायद दोनों मेथड्स का कॉम्बो इस्तेमाल किया हो। फेदर्स एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह थे। ये सिर्फ उड़ने का टूल नहीं थे, ये शुरुआत में ठंड से बचाने वाले ब्लैंकेट थे, मेटिंग या वार्निंग के लिए डिस्प्ले फ्लैग थे, रनिंग या टर्निंग करते समय बैलेंस और स्टीयरिंग देने वाली स्टेबलाइजिंग टेल थे। और फिर एक दिन इन मल्टीपर्पस फेदर्स ने हवा पर पकड़ बनाई और स्काई के टिकट बन गए। और यही फेदर्स और फ्लाइट की एबिलिटी आगे कैरी हुई अगली पीढ़ी में, सीधे बर्ड्स के एंसेस्टर्स में। बर्ड्स आर लिविंग डायनासोर्स। अब आते हैं एक ऐसे फैक्ट पर जो शायद तुम्हें सरप्राइज कर दे। जब तुम आसमान में कोई क्रो उड़ते देखते हो, या खेतों में पीकॉक की आवाज सुनते हो, या अपनी टेरेस पर पिजन को दाना खिलाते हो, क्या कभी सोचा है कि तुम टेक्निकली एक लिविंग डायनासोर के साथ हो? साउंड्स क्रेजी, राइट? ये सुनना अजीब लगता है, लेकिन साइंटिफिकली ये 100% सच है। बर्ड्स और डायनासोर्स के बीच सिर्फ कनेक्शन नहीं, बर्ड्स असल में थेरोपॉड डायनासोर्स, मांस खाने वाले 2 पैरों वाले डायनासोर्स का एक ग्रुप के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। वे उस जायंट एवोल्यूशनरी ट्री की एक ब्रांच है जो आज भी ग्रो कर रही है। उनकी खोखली हड्डियां जो उड़ने में मदद करती हैं, उनके 3 फिंगर्स वाले क्लॉज, उनकी विश बोन, उनकी नेस्ट बनाने की आदतें, और यहाँ तक कि उनके सोने का तरीका भी, ये सारे फीचर्स उन्होंने डायरेक्टली अपने डायनासोर एंसेस्टर्स से इनहेरिट किए हैं। आज की बर्ड्स, छोटे स्पैरो से लेकर जायंट ईगल तक, चिकन्स, डक्स, हॉक्स, आउल्स, फ्लेमिंगोज, पेंगुइन्स, ये सब बिलोंग करते हैं उसी एवोल्यूशनरी फैमिली से, जिसमें कभी वेलोसिरैप्टर, एलोसोरस और टी-रेक्स जैसे अमेजिंग क्रीचर्स घूमते थे। Birds don't just remind us of dinosaurs. Birds are dinosaurs. उनके डीएनए में, उनकी बोन स्ट्रक्चर में, उनके फेफड़ों के विकास में, और यहाँ तक कि उनके व्यवहार में भी, जैसे अंडे देना, अंडों को सेकर बच्चे निकालना, क्षेत्रीय प्रदर्शन, सब कुछ गहराई से डायनासोर शैली में है। ये इस बात का जीवित प्रमाण है कि डायनासोर कभी भी पूरी तरह एक्सटिंक्ट नहीं हुए। उनका एक बहुत सक्सेसफुल ब्रांच था जिसने फेदर्स और उड़ान को अपनाया और मुश्किलों से बचते हुए स्काई में अपनी जगह बना ली, और आज भी उड़ रहा है हमारे आसपास हर जगह। नेक्स्ट टाइम जब कोई बर्ड देखो, उसे सिर्फ क्यूट या पीसफुल मत समझना। वो एक इनक्रेडिबल एवोल्यूशनरी सर्वाइवर है, लाखों साल के एवोल्यूशन का एक चलता फिरता प्रूफ। इंडियाज डायनासोर किंग राजासोरस। मूवीज और ग्लोबल मीडिया में आपने अक्सर नॉर्थ अमेरिका के टी-रेक्स या अफ्रीका के स्पाइनोसॉरस जैसे डायनासोर्स के बारे में सुना होगा। टी-रेक्स को अक्सर अमेरिका का सबसे बड़ा और खतरनाक डायनासोर बताया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे अपने देश इंडिया में भी एक ऐसा मैग्निफिसेंट प्रेडेटर था जिसका नाम ही संस्कृत शब्द राजा पर बेस्ड था? उसका नाम था राजासोरस नर्मदेंसिस, मतलब नर्मदा का शाही छिपकली, द रॉयल लिजर्ड ऑफ नर्मदा। इसके फॉसिल्स हमें गुजरात के पास फेमस नर्मदा नदी की घाटी में मिले थे। ये अपर क्रिटेशियस पीरियड में रहता था, यानी करीब 92 से 56 करोड़ साल पहले, उसी टाइम जब दुनिया में टी-रेक्स जैसे डायनासोर्स घूम रहे थे। राजासोरस एक इंप्रेसिव क्रीचर था, करीब 9 मीटर लंबा, लगभग 3 हाथी जितना, लगभग 3 टन भारी,
एक मांसपेशी से भरपूर शरीर और तेज दांतों के साथ। लेकिन इसकी सबसे खास पहचान थी इसके सिर के ऊपर मौजूद एक सिंगल हॉर्न, जो इसे एक रॉयल, शायद थोड़ा मिस्टीरियस लुक देता था। राजासोरस अबेलिसोरिड्स नामक डायनासोर ग्रुप से रिलेटेड था। ये ऐसे मांस खाने वाले प्रेडेटर्स थे जो गोंडवानालैंड नामक एंशिएंट कॉन्टिनेंट, जिसमें तब इंडिया भी शामिल था, में कॉमन थे। ये अकेले शिकार करने वाले पावरफुल हंटर्स थे जो शायद घने जंगलों में छुपकर एम्बुश स्टाइल हमले करते थे। जब दुनिया नॉर्थ अमेरिका के टी रेक्स को याद कर रही थी, उसी वक्त पृथ्वी के दूसरे छोर पर इंडिया के डेंस जंगल्स और रिवर वैलीज में राजासोरस घूम रहा था, हमारा अपना इंडियन डायनासोर किंग। अब बात आती है फेदर्स की। क्या राजासोरस भी फेदर्ड था? इस पर क्लियर फॉसिल एविडेंस अभी लिमिटेड है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि कई थेरोपॉड डायनासोर्स की तरह जुवेनाइल राजासोरस के पास शायद बॉडी पर सॉफ्ट फज या शुरुआती फेदर्स की एक लेयर हो सकती थी, खासकर इंसुलेशन के लिए। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, ये फज शायद कम हो जाता या पूरी तरह शेड हो जाता और एडल्ट की खाल ज्यादातर मोटी और स्केरी हो जाती, जैसा कि हम बड़े अबेलिसोरिड्स में उम्मीद करते हैं। हालांकि प्रूफ अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन इतना तय है कि राजासोरस इंडिया की पेलियोंटोलॉजिकल डिस्कवरीज में सबसे एक्साइटिंग और सबसे आइकॉनिक डायनासोर्स में से एक है। इसकी स्टोरी बताती है कि इंडिया का भी डायनासोर एज में एक इम्पोर्टेंट प्लेस था। और अगर आप चाहते हो कि हम और भी ऐसे ही फैसिनेटिंग इंडियन डायनासोर्स एक्सप्लोर करें, जैसे मध्य प्रदेश का जायंट बारहपसोरस या आंध्र प्रदेश का आइसिसोरस या जबलपुर के पास मिला जबलपुरिया, तो कमेंट्स में जरूर लिखकर बताओ। इंडियन डायनो सीरीज स्टार्ट करो। आपका एक्साइटमेंट हमें और रिसर्च करने और ऐसी स्टोरीज लाने के लिए इंस्पायर करेगा, क्योंकि डायनासोर्स सिर्फ हॉलीवुड या कनाडा या मंगोलिया के डेजर्ट्स में ही नहीं होते थे, वे हमारे देश की धरती से भी निकले हैं और उनकी स्टोरीज भी उतनी ही अमेजिंग हैं। तो अब जब भी आप कोई बर्ड उड़ते देखें, चाहे वो आपके घर के पास का पिजन हो, आसमान में उड़ता क्रो हो या दूर पहाड़ी पर उड़ता ईगल, तो एक खास बात याद रखना, आप सिर्फ एक बर्ड नहीं बल्कि एक डायनासोर के डिसेंडेंट को उड़ते देख रहे हो। फेदर्स ने उन्हें उस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट से डायरेक्टली नहीं बचाया जिसने बाकी डायनासोर्स को खत्म कर दिया, लेकिन उन फेदर्स ने उन्हें अडेप्ट करने और इवॉल्व करने की वो एबिलिटी दी जिसने उनके एक ग्रुप को सरवाइव करने और स्काई को जीतने में मदद की। डायनासोर्स एक फॉर्म में आज भी अलाइव हैं, हमारी खिड़की के बाहर, हमारे पार्क्स में, खेतों में और आसमान में। वे एवोल्यूशन की उस इनक्रेडिबल जर्नी का प्रूफ हैं। फेदर्ड डायनासोर्स की ये पूरी कहानी हमें सिखाती है कि नेचर कभी स्टैटिक नहीं रहती, वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है, इवॉल्व करती है और अक्सर ऐसे सरप्राइज करती है जिनकी हमने इमेजिनेशन भी नहीं की थी और फिर नए लेजेंड्स बनाती है। अगर आपको डायनासोर्स की ये अमेजिंग जर्नी हॉलीवुड की स्टोरीज से हटकर असली साइंटिफिक ट्रूथ्स और इंडिया के अपने डायनासोर किंग की स्टोरी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एपेक यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे और साइंटिफिक एडवेंचर्स मिस ना करें, और कमेंट्स में बताइए नेक्स्ट प्री हिस्टोरिक एडवेंचर आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आप चाहते हो कि हम और इंडियन डायनासोर्स एक्सप्लोर करें और उन पर एक सीरीज बनाएं, तो कमेंट में लिखिए इंडियन डायनो सीरीज स्टार्ट करो। मिलते हैं एक नई साइंटिफिक और जुरासिक जर्नी में, यहीं एपेक्स यूनिवर्स पर, जहां हर फॉसिल और हर डिस्कवरी छुपाए बैठी है एक नई इनक्रेडिबल कहानी।